नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविधा अधिनियम 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी औपनिवेशिक काल में बना था। जब हम भारत अंग्रेजों के गुलाम थे तो ये भी अंग्रेजों की ही देन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, भारतीय संविधा अधिनियम में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम प्राइमरी चीज़ों को आज जानेंगे। जैसे आप कोई भी ट्रैफिक का रूल होता है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक रूल बनाया जाता है। ट्रैफिक रूल कौन बनाता है? ट्रैफिक रूल पार्लियामेंट के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के रूप में बनाया गया है। ओके। उसी तरीके से जब कॉमर्शियल चीज़ें होती हैं तो कॉमर्शियल चीज़ों में, व्यावसायिक चीज़ों में जब विवाद होता है तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। भारतीय संविधा अधिनियम 1872 बनाया गया। ओके। भारतीय संविधा अधिनियम पे गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? भारतीय संविधा अधिनियम पे जब गवर्नर जनरल की अनुमति भारतीय संविदा अधिनियम 1870 का अधिनियम संख्यांक 9। ओके। देखिए, जैसा कि नाम से है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 9। ये 1872 में 9वें नंबर पे बना। एक चीज कभी कदा इंटरव्यू में पूछ देता है कि अधिनियम संख्यांक 9 का मतलब क्या है। तो अधिनियम संख्यांक 9 का मतलब है कि 1872 में 9वें नंबर पर यह एक्ट बना। ओके। कुछ प्राइमरी चीजों को हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? 25 अप्रैल 1872 को। दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधा अधिनियम पर गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली। तो कब मिली गवर्नर जनरल की अनुमति? 25 अप्रैल 1872 को। और दूसरा, इसका इन्फोर्समेंट डेट, प्रवर्तन तिथि पूछी जाती है। प्रवर्तन तिथि इट मीन्स की इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट कब थी? 1 सितंबर 1872। ओके। भारतीय संविधा अधिनियम का प्रवर्तन तिथि, इन्फोर्समेंट डेट कब है? प्रवर्तन तिथि इसकी है 1 सितंबर 1872, अर्थात भारतीय संविधा अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो इसी डेट पे लागू हुआ था। 1 सितंबर 1872 को ही कौन सा एक ऐसा अधिनियम है जो हम जुडिशरी के अंतर्गत, प्रोसीजर के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो एक्ट भी 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। तो वो एक्ट कौन सा है? एविडेंस एक्ट है। क्या है? इंडियन
एविडेंस एक्ट, ओके, वो भी 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ओके, तो भारतीय संविदा अधिनियम में हम क्या पढ़ते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम में हम करारों के बारे में पढ़ते हैं, संविदा के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि नाम से दिया गया है संविदा अधिनियम। संविदा क्या होती है? संविदा की परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2H में दिया गया है। ओके, संविदा की परिभाषा 2H में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? संविदा की परिभाषा 2H में दिया गया है। संविदा किसे कहते हैं? ऐसे एग्रीमेंट आप समझ रहे होंगे, करार। ओके, करार का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई काम करना है, किसी से करवाना है, तो उससे हम क्या करेंगे? उससे हम उसकी सहमति प्राप्त करेंगे, और जो ही हम सामने वाले व्यक्ति की सहमति उस काम के प्रति प्राप्त कर लेते हैं, वह प्रस्थापना क्या हो जाता है? वचन का रूप ले लेता है। अगर हमें कोई काम करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले किसी से उस प्रपोजल को, प्रस्थापना को रखेंगे, प्रपोजल करेंगे सामने वाले व्यक्ति को। एज ए एग्जाम्पल, अगर हमें अपनी कार बेचनी है तो हम सामने वाले व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति को अपनी कार बेचनी है, उससे कहेंगे कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपये में बेचना चाहता हूं। सामने वाला व्यक्ति जो ही हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, वह प्रपोजल क्या हो जाता है? प्रतिगृहीत हो जाता है। और जो ही सामने वाले व्यक्ति मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, वह प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस का रूप ले लेता है। ओके, तो संविदा क्या होता है? संविदा ऐसे करार होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। ओके, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने का मतलब जिसको कि हम लॉ में इन्फोर्स्ड करा सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसे हम कानून के द्वारा इन्फोर्स्ड करा सकते हैं, उसे प्रवर्तनीय करा सकते हैं। तो सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं? सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। करार कई प्रकार का होता है, पारिवारिक करार भी होता है, सामाजिक करार भी होता है, ओके, और व्यावसायिक करार भी होते हैं। जो पारिवारिक करार होता है वो विधि द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। पारिवारिक करार का मतलब कि जैसे परिवार में हस्बैंड अपने वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें एक हार ले आके दूंगा। अगर वो नहीं ले आके देता है तो उसकी वाइफ इसके लिए कोर्ट में सूट दाखिल नहीं कर सकती है, ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी वाइफ उसके प्रपोजल को, हस्बैंड के प्रपोजल को कि मैं तुम्हें एक हार ले आके दूंगा, लिखित रूप में उसको लिखवा लेती है, तो स्टाम्प पे लिखवा लेती है, तब वो जाके लॉ में प्रवर्तनीय होगा। लेकिन ऐसे सामान्य पारिवारिक जो प्रपोजल होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो विधि में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। इसी प्रकार से कुछ सामाजिक एग्रीमेंट भी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपने घर पे हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर पे आइए और आपके लिए हम इतना अच्छा, इतने महंगे नाश्ते वगैरह का इंतजाम किया है, और अगर वह व्यक्ति नहीं आता है आपके घर और आपका नुकसान होता है, तो आप उसके लिए कोर्ट में सूट दाखिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यावसायिक करार होते हैं, ओके, बिजनेस में हो गया, जो व्यावसायिक करार होते हैं, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। तो संविदा किसको कहते हैं? 2H में बताया गया है कि ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 9। दूसरा मैंने बताया कि इस पर गवर्नर जनरल की अनुमति 25 अप्रैल 1872 को मिली। और भारतीय संविदा अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। ओके, इसके अलावा देखिए, हमने बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आज हम प्राइमरी सेक्शंस को देखेंगे, डिफिनीशन क्लाज को देखेंगे। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम प्राइमरी सेक्शंस को देखेंगे, डिफिनीशन क्लाज को देखेंगे।
तो सेक्शन 1 में प्रिलिमिनरी के बारे में कुछ प्रारंभिक चीजों के बारे में दिया गया है। सेक्शन 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एंड कमेंसमेंट। ओके, नाम, क्षेत्र एवं प्रवर्तन का विस्तार। ओके, देखिए कोई भी एक्ट पढ़ेंगे आप, एक्ट क्या होता है? एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। ये जो एक्ट है ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन तब बनाया गया था जब इंडियन जो पार्लियामेंट था वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अंडर में था। जैसा कि इसका साइटेशन से ही आप समझ सकते हैं, 1872 में बना, तो 1872 में किसका शासनकाल था? अंग्रेजों का। लेकिन ये भारत में ही बना था, भारत के विधायिका के द्वारा ही उस समय बनाया गया था। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में, नाम, क्षेत्र एवं प्रवर्तन का विस्तार। कोई भी एक्ट आप पढ़ते हैं तो उस एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो नाम, क्षेत्र एवं प्रवर्तन की विस्तार के बारे में ही होता है। देखिए सेक्शन 1 में क्या कहा गया है? सेक्शन 1 में कहा गया है इस संहिता का नाम क्या होगा? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 होगा। क्षेत्र मतलब कहां कहां ये लागू होगा? सेक्शन 1 कहता है इसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाएगा। ओके, क्षेत्र यह अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में फर्स्ट सितंबर 1872 से प्रवर्तनीय होगा। ओके, पहले यहां पे क्या था? जम्मू कश्मीर रहित था। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर रहित। ओके, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में पहले 1 सितंबर 1872 1872 से लागू था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम, अब जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम
2019 के लागू होने के बाद, ठीक है, जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से अब चूंकि जम्मू कश्मीर क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल हो गया है। पहले ये क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य एक ऑटोनॉमस राज्य था, स्वायत्त राज्य था। इस वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद ये कब से लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। अर्थात 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होगा, संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। ओके, तो सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में, नाम क्षेत्र एवं प्रवर्तन के विस्तार के बारे में। तो 3 बातें सेक्शन 1 में बताई गई हैं। पहला क्या बताया गया है कि इस संहिता को, इस एक्ट को हम किस नाम से जानेंगे, इस एक्ट को हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 9 के नाम से जानेंगे। और दूसरी चीज क्या सेक्शन 1 में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय है। पहले यहाँ पे क्या था, यह जम्मू कश्मीर रहित संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय था। लेकिन जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के बाद, जब से जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ में शामिल हो गया है, किस रूप में शामिल हो गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हो गया है, तब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। और तीसरा यहाँ सेक्शन 1 में क्या बताया गया है, इसका इन्फोर्समेंट डेट बताया गया है। इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872 और 1 सितंबर 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट का भी इन्फोर्समेंट डेट है। ओके, तो हमने आपको प्रिलिमिनरी में कुछ प्राइमरी फैक्ट्स बताए। पहला फैक्ट क्या बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली, गवर्नर जनरल की अनुमति 25 अप्रैल 1872 को मिली। दूसरा मैंने इसका इन्फोर्समेंट डेट बताया 1 सितंबर 1872। फिर मैंने सेक्शन 1 में आपको बताया कि इसको हम किस एक्ट के नाम से जानेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से जानेंगे। और अब यह जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के बाद संपूर्ण भारत में लागू होगा। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में प्री में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 किस डेट से लागू, तो ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। हैव यू क्लियर सेक्शन 1? अब हम देखेंगे सेक्शन 2 क्या है। सेक्शन 2, ठीक है, इसको हम परिभाषा खंड के नाम से जानते हैं। किस खंड के नाम से, परिभाषा खंड के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन क्लॉज क्या बोलते हैं इसको हम, डिफिनीशन क्लॉज। ओके, डिफिनीशन क्लॉज में सबसे पहले हम सेक्शन 2 के ए में प्रपोजल, प्रपोजल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्थापना। की डिफिनीशन दी गई है। प्रस्थापना क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है। अगर हमें कोई व्यावसायिक किसी बिजनेस में सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रपोजल करना है, मान लीजिए हम कार के व्यवसायी हैं और मुझे अपनी कार किसी को बेचनी है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि हम अपनी कार को आपको 2 लाख रुपये में बेचना चाहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रपोजल करते हैं। व्यवहारिक भाषा में इसे, व्यवहारिक रूप में इसी को प्रस्थापना कहते हैं।
इसकी जो लीगल डिफिनीशन बेयर एक्ट में दी गई है, क्या दिया गया है, इसकी लीगल डिफिनीशन दी गई है कि जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने को, लीगल डिफिनीशन दी गई है कि जबकि कोई व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त मतलब कि न करने के लिए अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति वह उस अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, प्रस्थापना कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जिस बात को मैंने आपको व्यवहारिक भाषा में बताया कि हमको कोई अपनी वस्तु बेचनी है या सामने वाले से कोई काम करवाना है या सामने वाले व्यक्ति से किसी काम को करने से रोकना है, तो उसके लिए उसकी अनुमति प्राप्त करने के दृष्टि से जो बात हम कहेंगे, जो प्रस्ताव हम रखेंगे, जो ऑफर हम रखेंगे, उसी को क्या कहते हैं, प्रस्थापना कहते हैं। तो क्या लीगल डिफिनीशन दी गई है, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त का मतलब क्या होता है, प्रवृत्त का मतलब रहता है कि दूर रहना, मतलब किसी काम को ना करना। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह उस अन्य व्यक्ति की अनुमति इसके लिए प्राप्त कर ले, तो वह प्रस्थापना करता है। ओके, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या कहती है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कहता है कि जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की मतलब कि दूर रहने की, न करने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह उस अन्य व्यक्ति की अनुमति इसके लिए प्राप्त कर ले, तो वह क्या करता है, प्रस्थापना करता है, प्रपोजल करता है। इसी बात को मैंने व्यवहारिक लैंग्वेज में बताया कि अगर हम अपनी कार सामने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें प्रपोजल करना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि हम आपको अपना कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। अगर हमारे प्रपोजल को वह एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, अर्थात प्रतिग्रहण कर लेता है उसका, तो जो ही हमारे प्रपोजल को सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है,
प्रतिग्रहण कर लेता है तो वह वचन का रूप ले लेता है। ओके, जो ही हमारी प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाती है तो वह वचन का रूप ले लेती है। वचन को क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। और हमारा ये जो उद्देश्य है कि अगर हम अपनी कार नहीं बेचते हैं या हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं खरीदता है सही समय पर, तो हम लीगल ऑब्लिगेशन से यहाँ बाध्य होंगे। हम दोनों में से जो भी विफल होंगे इसके लिए न्यायालय में सूट, न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ है, उसे हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। करार कई प्रकार के होते हैं। पारिवारिक करार भी होता है, पारिवारिक संविदाएं भी होती हैं, पारिवारिक करार भी होता है, सामाजिक करार भी होता है। ओके, ये सब जो करार होते हैं ये इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं होता है, लेकिन जो व्यावसायिक करार होते हैं वो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ होते हैं। हम इस एम और ऑब्जेक्ट से ही ऐसे करार करते हैं कि इसके लिए हम लीगल रूप से क्या होंगे? बाउंड होंगे। और कोई भी पक्षकार अपने अगर प्रॉमिस को तोड़ता है, अपने वचन को तोड़ता है, तो उसके लिए हम न्यायालय में सूट दाखिल कर सकते हैं। ओके, तो 2A में क्या दिया गया है? 2A में दिया गया है प्रपोजल शब्द की डिफिनीशन, प्रपोजल की परिभाषा। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 2B में सेक्शन 2B में प्रतिग्रहण अर्थात एक्सेप्टेंस का डिफिनीशन दिया गया है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारतीय संविदा अधिनियम के किस धारा में प्रपोजल की डिफिनीशन दी गई है? प्रस्थापना की परिभाषा दी गई है तो धारा 2A में, 2A में। और पूछेगा कि भारतीय संविदा अधिनियम के किस धारा में एक्सेप्टेंस अर्थात प्रतिग्रहण की परिभाषा दी गई है? तो किस धारा में दी गई है? 2B में। अभी मैंने बताया कि हम अपनी कार बेचने की प्रस्थापना अगर सामने वाले व्यक्ति से करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रपोजल करते हैं। ओके, ऑफर करते हैं, प्रपोजल रखते हैं, अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखते हैं। और सामने वाला व्यक्ति ज्यों ही हमारे प्रपोजल को, प्रस्थापना को एक्सेप्ट कर लेता है तो वह क्या करता है? प्रतिग्रहण करता है, एक्सेप्टेंस कर लेता है। तो इसी को भारतीय संविदा अधिनियम में 2 सेक्शंस में डिफाइन कर दिया गया है। 2A में प्रपोजल और 2B में प्रतिग्रहण। क्या दिया गया प्रतिग्रहण की परिभाषा? जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। जब प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाती है तो वह किसका रूप ले लेता है? एग्रीमेंट अर्थात वचन का रूप ले लेता है। क्या डिफिनीशन 2B में दी गई है? दिया गया है जबकि वह व्यक्ति, ध्यान से देखिए, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तो वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाती है।
इट मीन्स की एक्सेप्टेंस हो जाता है, प्रतिग्रहण हो जाता है। ओके, हमने प्रपोजल किया कार बेचने को, सामने वाले व्यक्ति ने हमारी कार को खरीदने के लिए अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, चाहे लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से, तो क्या हो गया, वो प्रस्तावना प्रतिगृहित हो गई। सामने वाले व्यक्ति ने मेरे ऑफर का, मेरे प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कर लिया। क्या कहता है, प्रॉमिस when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. देखिए यहाँ समझने योग्य बात यह है कि जो ही प्रस्तावना प्रतिगृहित कर ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो वो प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाती है। और जो ही प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाती है वह वचन का रूप ले लेता है। इट मीन्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ओके, प्रस्तावना प्लस प्रतिग्रहण इज इक्वल टू वचन। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वचन कई प्रकार के होते हैं। ओके, परिवार में भी एक दूसरे को लोग वचन देते हैं, समाज में भी एक दूसरे को वचन देते हैं, लेकिन ऐसे वचनों में हम इनफोर्सिएबल बाउंड बाय लॉ नहीं होते हैं। हम बाउंड बाय लॉ नहीं होते हैं, हम विधि से बाध्य नहीं होते हैं कि अगर ऐसे वचनों को दोनों पक्षकारों में से अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे। ओके, इट मीन्स कि जो पारिवारिक अनुबंध होते हैं, पारिवारिक करार होते हैं, सामाजिक करार होते हैं, वो विधि से बाध्य नहीं होते हैं, उसके लिए हम न्यायालय में सूट दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यावसायिक करार होते हैं, हम बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, लाभ के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम कोई प्रपोजल देते हैं और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, वह वचन का रूप ले लिया और वह इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अर्थात वह जो करार है वह सक्षम पक्षकार के द्वारा किया गया है और ऐसे करार को करने की लॉ में रोक नहीं है, उसको निषेधित नहीं किया गया है। इट मीन्स बाउंड बाय लॉ नहीं है, अर्थात वह लीगल कार्य है। ओके, तो ऐसे करार से हम क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। ओके, करार और संविदा में अंतर है। करार की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2B में दी गई है। क्या दिया गया है 2B में, कि जो ही हमारी प्रस्तावना को सामने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिगृहित कर ली जाती है तो वह वचन का रूप ले लेती है, एग्रीमेंट का रूप ले लेती है। लेकिन ये जो वचन होता है, एग्रीमेंट होता है, अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो ही वह संविदा है। संविदा की परिभाषा हम आगे आपको सीक्वेंस में 2H में बताएंगे। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 2H में हम कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऐसे करार, संविदा नहीं, ऐसे करार जो विधि में प्रवर्तनीय है, जो लीगल है, उसे हम क्या कहते हैं, संविदा कहते हैं। ओके, अब देखिए 2C क्या कहता है, सेक्शन 2C कहता है सेक्शन 2C में वचनदाता, सेक्शन 2C में वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की डिफिनीशन दी गई है। किसकी किसकी, वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की डिफिनीशन दी गई है 2C में। इट मीन्स प्रामिजर और प्रामिजी की डिफिनीशन दी गई है। वचनदाता तो क्या, वचनदाता को क्या कहते हैं, प्रामिजर, और वचन ग्रहीता को क्या बोलते हैं, प्रामिजी। ओके, हमने प्रपोजल दिया कि हम अपनी कार बेचेंगे, तो हम भी तो वचन दे रहे हैं कि हम अपनी कार बेचेंगे, तो हम कौन हो गए, प्रॉमिजर हो गए। और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति ने हमारे
प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, हमारे वचन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो वचन ग्रहीता हो गया, और जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिगृहीता के साथ साथ वचन ग्रहीता भी हो जाएगा, प्रामिजी भी हो जाएगा। और ये हमारा जो वचन है अगर ये ला में विधि में प्रवर्तनीय है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संविदा हो जाएगा। तो धारा 2C में वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की डिफिनीशन दी गई है। तो अभी तक मैंने आपको बताया 2A में प्रस्थापना प्रपोजल की डिफिनीशन, 2B में प्रतिग्रहण की एक्सेप्टेंस की डिफिनीशन, और 2C में वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की डिफिनीशन बताई गई है। क्या डिफिनीशन 2C में दी गई है वचनदाता की, प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्थापना को प्रतिगृहीत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वचन ग्रहीता कहलाता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिजी। प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति, प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है एवं प्रस्थापना को प्रतिगृहीत मतलब एक्सेप्ट, प्रतिगृहीत करने वाला व्यक्ति वचन गृहीता अर्थात प्रामिजी कहलाता। ये क्या कहेंगे हम इसको, कहेंगे इसको हम द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिजर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रामिजी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल is called the promiser and the person accepting the proposal is called promisee। ओके, तो 2C में क्या दिया गया है, वचनदाता एवं वचन गृहीता की परिभाषा दी गई है। आगे हम 2D अब आपको कल बताएंगे, चूंकि लंबा चलेगा। सेक्शन 2D में, सेक्शन 2D में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, प्रतिफल। प्रतिफल को क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। ओके, प्रतिफल को क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मैंने अपने कार को बेचने का प्रपोजल आपको दिया। मैंने क्या प्रपोजल दिया कि 2 लाख रुपए में हम बेचेंगे। ओके, सामने वाले व्यक्ति को हम अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचेंगे और सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि हम 2 लाख रुपए में खरीदेंगे, तो वह एग्रीमेंट हो गया और यह लॉ में इन्फोर्सेबल है, इसलिए क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो 2 लाख रुपया है, हमारे 2 लाख रुपया है, या कार को हमारे बेचने का वचन और सामने वाले व्यक्ति के खरीदने का वचन, बेचने का भी वचन और खरीदने का भी वचन, और 2 लाख रुपया, ये सभी क्या है, कंसिडरेशन है, प्रतिफल है। प्रतिफल अमाउंट के साथ साथ काम को भी कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करते हैं, आप मेरे लिए ये काम
करेंगे। तो जो काम होगा या किसी काम को न करने का वचन, ये सब क्या होता है, प्रतिफल कहते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए हम लोगों ने कुछ प्रिलिमिनरी सेक्शंस देखे और डिफिनीशन क्लाज के कुछ पार्ट को हम लोगों ने देखा। ओके, तो हमने आज आपको क्या बताया, भारतीय संविदा अधिनियम का अधिनियम संख्यांक 9, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 9, अर्थात भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में 9वें नंबर पे यह एक्ट बना। जिस समय ये एक्ट बना उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ये बनाया तो गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ही, लेकिन उस समय हमारा जो पार्लियामेंट था अंग्रेजों के अधीन था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे गवर्नर जनरल की परमिशन 25 अप्रैल 1872 को मिला था। फिर मैंने आपको एक बात बताया कि भारतीय संविदा अधिनियम कब से लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ और 1 सितंबर 72 को हमारा एक और भी एक्ट लागू हुआ था, जो हम ओल्ड एविडेंस एक्ट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो आगे 26 जनवरी 2024 से अब चेंज होने वाला है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारा जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। ओके, इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 बताया। हमने आपको बताया कि जितने भी एक्ट होते हैं उसका जो सेक्शन 1 होता है वो नाम, क्षेत्र एवं प्रवर्तन के विस्तार के बारे में होता है। ओके, नेम, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फोर्समेंट। किसी भी एक्ट में, जैसे मैंने आपको भारतीय दंड संहिता ही पढ़ाया, तो भारतीय दंड संहिता का भी सेक्शन 1 नेम, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में था, नाम, क्षेत्र एवं प्रवर्तन के विस्तार के बारे में था। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस संहिता को, इस एक्ट को हम किस नाम से जानेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 9 के नाम से जानेंगे। और इसका क्षेत्र मतलब एरिया, ये कहाँ कहाँ लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर राज्य, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य क्या होता है, जम्मू कश्मीर राज्य पहले एक स्वायत्त राज्य था, ऑटोनॉमस राज्य था, जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया। वहाँ का अपना अलग संविधान था, वहाँ की अपनी अलग दंड संहिता थी। वहाँ पे हम लोग पहले किस संहिता का प्रयोग करते थे, रणबीर संहिता का प्रयोग करते थे, और हमारे यहाँ आईपीसी लागू होता था। लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 को 31 अक्टूबर 2019 से लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य भी क्या हो गया है, अब भारत संघ के एक अंग के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल हो गया है। प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। इसलिए अब यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है। और इसका इन्फोर्समेंट डेट भी कहाँ दिया गया है, इसका इन्फोर्समेंट डेट भी सेक्शन 1 में दिया गया है। क्या है इसकी प्रवर्तन तिथि, 1 सितंबर 1872। हमने आपको बताया सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्या है, डिफिनीशन क्लाज है, जिसमें आज हमने आपको बताया सेक्शन 2A में प्रस्थापना की परिभाषा बताई, प्रपोजल की डिफिनीशन बताई। सेक्शन 2 में मैंने आपको एक्सेप्टेंस की परिभाषा बताई। हमने आपको बताया कि जो ही प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाती है वह वचन का रूप ले लेती है, एग्रीमेंट का रूप ले लेती है। इस तरीके से एक परिभाषा मैंने आपको करार की भी बताई। और सेक्शन 2C में मैंने क्या बताया, सेक्शन 2C में मैंने आपको बताया वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की परिभाषा। वचनदाता एवं वचन ग्रहीता की परिभाषा सेक्शन 2C में क्या दिया गया है, सेक्शन 2C में बताया गया है कि जब भी कोई प्रस्थापना सामने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिगृहित कर ली जाती है, अर्थात प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता और प्रस्थापना को प्रतिगृहित करने वाला व्यक्ति की क्या कहलाता है, वचन ग्रहीता कहलाता है। और जो ही वचन एक्सेप्ट कर ली जाती है वो वचन एग्रीमेंट हो जाती है, जो ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली जाती है वह वचन का रूप ले लेती है। और आगे हम कल चर्चा करेंगे सेक्शन 2D पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 2D प्रतिफल कंसिडरेशन क्या है, तो कंसिडरेशन क्या है थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन बिना प्रतिफल के कोई भी कार्य, लीगल कार्य नहीं होता है। पारिवारिक अनुबंध और सामाजिक अनुबंध तो होते हैं, लेकिन
कोई भी लीगल कार्य बिना प्रतिफल के नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब समय समाप्त हो गया है, कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।